तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म? प्रिज्म एक होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो कि दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है। और जैसा कि यहां पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जिस सरफेस पर टिका हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस। जब भी लाइट इस मीडियम से पास होती है तो इसकी ये जो दोनों बाउंडेड सरफेसेस है इनसे दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार एयर से डेंसर मीडियम में और एक बार फिर से जब ये लाइट इस प्रिज्म से पास होती है तो डेंसर से रेयर मीडियम में, यानी कि इसे दो बार रिफ्रैक्शन होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा प्रिज्म वाला टॉपिक, जहां से आपने फिनोमेना देखा होगा लाइट का डिस्पर्सन, यानी कि जब व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि यहां पर जो हमारे पास कलर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, विबग्योर के फॉर्म में आते हैं, आपने याद किया होगा इसको। और अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है और साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। अगर बात की जाए कि प्रिज्म का यूज हम लोग किस लिए करते हैं तो सबसे पहले यहां पर अगर बात की जाए कि किसी भी मीडियम के अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसके लिए आगे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला, और वहां पर देखेंगे कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रिज्म का यूज कैसे करते हैं। अगर बात की जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तो वहां पर भी हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो लाइट का फिनोमिना है, उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर प्रिज्म का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 या 3 कलर की कोई भी लाइट मिक्स है और अगर आपको पता करना है कि उनमें कौन कौन से कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप किसी भी प्रिज्म से पास करा करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके बिहाफ पर आप उनका कलर डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर अगर बात की जाए जो प्रिज्म है हमारा, ये वाला जो हमारा एंगल होता है जो दोनों प्लेन सरफेस से बाउंड होता है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो हमारा ये सबसे फ्रंट वाला फेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो आपको फ्रंट वाला फेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। यहां पर क्लास 12 के बिहाफ पर हम लोगों को 2 डेरिवेशंस करने हैं। सबसे पहला हम लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है, यानी कि जब कोई भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो कितने एंगल के साथ वो डेविएट होती है, इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला फाइंड करना है। साथ में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम लोगों को एक ग्राफ भी स्टडी करना है और जो मैंने कहा कि प्रिज्म फॉर्मूला हमें वो भी डिराइव करना है। इस साल सीबीएसई ने क्लास 12 के फिजिक्स में जो आपको सैंपल पेपर दिया है उसमें प्रिज्म का टॉपिक हमारे पास है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिज्म के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, जो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे कि जब लाइट इस प्रिज्म से पास होगी तो कितने एंगल के साथ डेविएट होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सोर्स लिया और उस सोर्स से व्हाइट लाइट में इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करूंगा और जैसे ही यहाँ पर लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, हमें पता है कि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो मुझे उसका यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। और जब लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर से इस वाले पॉइंट पर जो हमारी दूसरी प्लेन सरफेस है वहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा और इस बार फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये हमारी हो गई इमर्जेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी इमर्जेंट रे है। यहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि ये है हमारा जो एंगल ए, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से। हमें ये पता है कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है वो होता है आई, इसको मैंने नाम दे दिया I1। और यहां पर जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा इसको भी मैं कहूंगा I2। यहां पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये हमारा I1 होगा, ये हमारा I2 होगा और यहां पर जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और ये वाला एंगल जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया O। यहां पर हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसके लिए जो हमारी इंसिडेंट रे है इसको भी मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको मैं बैक ट्रेस करूंगा। जहां पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा फॉर्म होगा एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए मैंने इसको पीछे की तरफ बैक ट्रेस किया और ये जो हमारा एंगल है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ठीक है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस टॉपिक में, इसका डेरिवेशन करना है। तो आपने फिगर यहाँ पर देखा कि एकदम क्लियर आपके सामने बना हुआ है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ, ये हमारा M और ये वाला पॉइंट है N। M पॉइंट पर पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर उसके बाद इस N वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। हमको फाइंड करना है यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन डेल, इसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास MPN है,
इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है डेल, जो कि हम लोगों को फाइंड करना है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल की कि अगर मैं इन इंटीरियर एंगल्स का सम करता हूं तो ये बराबर होता है किसके, एक्सटीरियर एंगल के। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहां पर होल्ड करूं तो मुझे अगर ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो इन दोनों का जो सम होगा वो इस डेल के बराबर होगा। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाला एंगल, आइए जरा देखते हैं। आप अगर देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल आई है यानी कि इंसिडेंस एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि ये I1 है, ये भी क्या होगा, I1 होगा। लेकिन यहां पर मुझको ये R1 पता है, इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस R1 के बराबर। इसी तरह से यहां पर अगर देखा जाए कि ये जो हमारा I2 एंगल है वो कंप्लीटली इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं यहां पर, और यहां पर भी हमको I2 की वैल्यू पता है, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 माइनस R2, ठीक है ना, ये बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर ये जो डेल वाला एंगल, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, मुझे फाइंड करना है तो मुझे इन दोनों का सम करना होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अगर इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस मैंने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अब मुझे अगर R1 और R2 और I1 और I2 की वैल्यू अगर मिल जाती है, मैं यहां पर पुट करके एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर लूंगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर टारगेट हमारा सेट हो गया कि मुझे I1 I2 और R1 R2 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो ट्रायंगल हमारे पास है MNO, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है MNO, इस ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो क्या होगा, देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, कौन सा, AMON, कौन सा, AMON, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, नॉर्मल है, ये वाली भी लाइन क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जो एंगल A है और एंगल O है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन बी। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कराता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कराऊंगा तो देखिए यहां पर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। यहां से देखिए एंगल O जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, एंगल A के बराबर। देखिए ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो R1 R2 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। लेकिन अभी भी मेरे पास I1 और I2 की वैल्यू नहीं है, तो आइए जरा I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इस पॉइंट M पर और इस पॉइंट N पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने ऐसा माना कि ये जो हमारा रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, और ये जो डेंसर यानी प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। अब अगर मैं इस M वाले पॉइंट पर और N वाले पॉइंट पर अलग अलग अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो यहां से मुझको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, I1 और I2 की। देखिए जरा कैसे, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखिए ये आएगा μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। ओके, ये हमारे पास आया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहां पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं, वेरी स्मॉल एंगल हैं। अगर बहुत ही स्मॉल एंगल हैं तो हम यहां पर साइन थीटा को थीटा या फिर टेन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि इफ एंगल और वेरी स्मॉल सो साइन थीटा इज रिटन एज थीटा आर टेन थीटा, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर ऐसा होता है तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा μ1 I1 इज इक्वल टू μ2 R1, ठीक है। अब यहां पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस μ1 को इधर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 R1, यानी कि मैं इसे लिखूंगा I1 इज इक्वल टू μ21 R1। और यहां से देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई किसकी, I की वैल्यू आ गई।
ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सी। इसी तरह से अगर मैं एन वाले पॉइंट पर अगर अप्लाई करता हूं, सिमिलरली यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन, अगर मैं एन वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगा μ2 sin r2 इज इक्वल टू, और क्या होगा यहां पर होगा μ1 sin i2। ओके, अब जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं μ2 r2 इज इक्वल टू μ1 i2। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए I2 की। तो देखिए यहां पर जो μ1 है इसको मैं फिर से यहां पर नीचे ले जाऊंगा, तो ये इक्वेशन बन करके आएगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू μ21 R2। अब यहां से देखिए हमारे पास I1 और I2 इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर डी। अब आप यहां पर देखिए कि अगर मैं I1, I2 और R1 प्लस R2 की वैल्यू कहां पर पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 C एंड D इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सारी पुट करता हूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए क्या आएगा। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू I1 I2 की जगह पर μ21 R1, तो मैं पहले लिखूंगा μ21 R1 प्लस μ21 R2 माइनस एंगल A। ओके, अब देखिए मैंने यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दी है, यहां पर R1 R2 की और I1 प्लस I2 की। अब यहां पर देखिए फिर से मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या मैं यहां पर μ21 कॉमन ले सकता हूं, तो ये आएगा R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस एंगल A। अब यहां पर देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है? वो भी एंगल A के बराबर होगी, तो यहां पर मैं लिखूंगा μ21 एंगल A माइनस एंगल A। ठीक, अब यहां से क्या कॉमन लिया सकता है? अब यहां से कॉमन ले सकते हैं एंगल A को, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी एंगल ऑफ डेविएशन लैम्डा इज इक्वल टू एंगल A ब्रैकेट में μ21 माइनस 1। और यही जो इक्वेशन हमारे पास आया है ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, किसके लिए? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। किसके टर्म में? एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया है, इसको मैंने स्टार इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रिज्म फॉर्मूला, हमें यहाँ पर प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जरा हम लोग एक ग्राफ समझ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस I और मैंने वाई एक्सिस पर माना है एंगल ऑफ डेविएशन लैम्डा। अब देखिए जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा? पहले डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट हमको ऐसा मिलेगा जहां पर मैं जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और आपको ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां से जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज होने की बजाय फिर से इंक्रीज होने लगता है। और इसी पॉइंट को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इससे कम हमारा जो डेविएशन होता है किसी भी लाइट रे को प्रिज्म से पास करने पर, उससे ज़्यादा डेविएट लाइट हमारी नहीं हो सकती है। जो हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो ये है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के। यानी कि इसको अगर मैं डायरेक्टली मान लूँ I के बराबर, और साथ ही साथ जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R1 वो R2 के बराबर होगा, या इसको मैं कह दूं R। ठीक है, दूसरी एक टर्म कंडीशन ये होती है कि जब मैं लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करता हूं और लाइट हमारी क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्रैक्ट होने वाली जो लाइट रे होती है वो इस प्रिज्म के बेस के क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी कि ये दोनों लाइट रेज हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो मैं यहां पर इसकी कंडीशन लिख देता हूं, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस। ठीक है, ये जो प्रिज्म का हमारा बेस होगा उसके पैरेलल होगी। ये कंडीशंस हमको ध्यान रखनी है क्योंकि ये किसकी कंडीशन है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की। अब अगर यहाँ पर I1 I2 इज इक्वल टू I के बराबर है, R1 प्लस R2 R के बराबर है, हमने कुछ फिगर इस तरीके का बनाया था। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ कि ये हमारी क्या थी? इन दोनों प्लेन सरफेस की नॉर्मल थी, और यहाँ पर हमने इस पॉइंट को माना था पॉइंट O, और ये वाला हमारा एंगल था एंगल I1 और ये था I2।
ये था हमारा R1, ये था हमारा R2, ये था हमारा एंगल A। ओके, तो यहाँ पर हमने पॉइंट को माना था M और ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया था n के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस प्रिज्म में स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, किसके लिए? मैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या फिर प्रिज्म फार्मूला के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा कि यूजिंग स्नेल्स लॉ मैं अप्लाई करता हूँ कहाँ? एट पॉइंट M। ओके, पॉइंट M पर मैंने अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। मैंने यहाँ पर I1 R1 ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मैंने I और R लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की जो कंडीशन है उसमें I1 और R1 या जो भी है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ क्या? देखिए साइन R को अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ और μ1 को अगर इधर लेकर के जाऊँ तो ये हो जाएगा μ21 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अगर यहाँ से मेरे पास I और R की वैल्यू मिल जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें पुट करके यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में इसका प्रिज्म फार्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर I और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर, तो मैंने एक इक्वेशन पढ़ा था क्या? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। अब जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर R1 R2 बराबर है तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू एंगल A और R इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A/2। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था लेमडा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन मैंने पढ़ा था किसके लिए? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। लेकिन अगर मैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करता हूँ तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए I1 I2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 2I माइनस यहाँ पर क्या लिखा था, एंगल A। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो मैं A को भी इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये इधर माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि जो I की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल A डिवाइड बाई 2। यहाँ से देखिए हमारे पास I और R दोनों की वैल्यू आ गई है। अब ये जो I और R की वैल्यू है मैं अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करूँगा और वही हमारा क्या होगा, प्रिज्म फार्मूला होगा। तो ये बनता है हमारे पास μ21 इज इक्वल टू, देखिए साइन और I की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल A/2 एंड डिवाइड बाई साइन R की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है एंगल A/2। ठीक है, ये हमारे पास जो आया यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा प्रिज्म फार्मूला कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि किसी भी मीडियम का अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की बात की जा रही है और ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें पता है तो मैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रिज्म फार्मूला भी समझ में आया होगा, ये ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा जो कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का है कि जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले इंक्रीज किया वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हुआ, लेकिन एक पॉइंट जो कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का है उस पॉइंट के बाद जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता चला गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रिज्म वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग प्रिज्म फार्मूला को डिराइव करेंगे या फिर जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्रिज्म फार्मूला या फिर एंगल ऑफ डेविएशन का तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके साथ जुड़ा हुआ होगा और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं 2 से 4 क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए। मैं भी आपको करवाऊंगा जब इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज में करवाऊंगा आपको। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।